जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम प्रोफेसर नवीद मजीद है। अब मैं आपको जो मेरी स्पेशलिटी है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बारे में कुछ लेक्चर्स का आगाज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताने लगा हूँ मैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है। ये जो कूलम है, ये जो कूलम्स लॉ है, ये कूलम नामी साइंटिस्ट ने बनाया था। चार्ल्स डी अगस्टीन कूलम फ्रेंच मिलिट्री में एक इंजीनियर था। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस के शहर पेरिस में जो मशहूर एफल टावर है, उस पर जो 72 नाम लिखे हुए हैं, उनमें कूलम का नाम भी शामिल है। और ये वो पहला लॉ है जो दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स की मेजरमेंट करता है। अब सवाल पहले इसको समझने के लिए पैदा होता है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करे। जिस बॉडी में ये प्रॉपर्टी होती है उसे हमें चार्ज्ड बॉडी कहना चाहिए, लेकिन हम उसको आम तौर पर सिर्फ चार्ज ही कहते हैं। अब तो चार्ज प्रॉपर्टी का नाम है। अगर चार्ज रेस्ट पर हो तो फिजिक्स की इस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब है एट रेस्ट। अब जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यह कंसेप्ट इंसानों से निकला है। जैसे कहा जाता है आम तौर पर लाइक सेक्स रिपेल करते हैं और अनलाइक सेक्स अट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा जिन पार्टिकल्स ने एक दूसरे को रिपेल किया उन पर हमने एक जैसा चार्ज सपोज कर लिया, और जिन्होंने अट्रैक्ट किया उन पर ऑपोजिट चार्ज सपोज कर लिया। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और मैं आपके लिए एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो पहला जो पार्टिकल दरियाफ्त हुआ था जिसमें ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी थी, उसको हमने इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज रखने वाला पार्टिकल। फिर एक ऐसा पार्टिकल रदरफोर्ड नामी साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया जिसकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट थी, यानी वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसका नाम प्रोटो से प्रोटॉन रखा गया। प्रोटो का मतलब होता है ऑपोजिट, तो प्रोटॉन ऑपोजिट प्रॉपर्टीज रखने वाला। अब देखिए, कई बच्चे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज की अज्यूम किया गया, तो यह जरूरी नहीं है। अगर हम चाहें तो शुरू में इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव ले लेते, प्रोटॉन पर नेगेटिव ले लेते, तो आज भी यही रूल हम अप्लाई कर रहे होते। इसे ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन एक ऐसे ओल्ड रूल को कहते हैं जिसकी कोई लॉजिकल रीजन नहीं होती। अब देखें, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए है। ये ऐसे चार्जेस हैं जिनका साइज उनके दरमियानी फासले की निस्बत बहुत कम है। अब कूलम लॉ को समझने के लिए जरूरी है कि आप ये बात रियलाइज करें कि कूलम लॉ जो है वो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ की इलेक्ट्रिकल फॉर्म है। अब ये जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है, ये आपने पढ़ा ही होगा कि ये डायरेक्ट इसमें बताया ये गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैसेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो मतलब आप जानते ही हैं कि अगर आप मैसेस को बढ़ाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आप बॉडी के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है। अब ये स्क्वायर क्यों है? ये इसलिए है कि जब प्रैक्टिकली हम डिस्टेंस को डबल करके फोर्स मेजर करते हैं तो वो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाती है। इसी तरह जब हम डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ाकर फोर्स मेजर करते हैं तो वो फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाती है। इसका मतलब है फोर्स डिस्टेंस के नहीं बल्कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आप 2 का स्क्वायर करें तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर करें तो 9 होता है, एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह कूलम ने कहा कि दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अब चार्ज के लिए उमन Q का सिंबल यूज किया जाता है। Q मैथ्स में कोशेंट को कहते हैं। तो बेसिकली ये कोशेंट यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये कूलम लॉ है, ये न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ की इलेक्ट्रिकल फॉर्म है। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहां से हटाएं तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K लगता है। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर आप इसके यूनिट्स निकालना चाहें तो फिजिक्स का रूल है जिसके यूनिट्स आपने निकालने हो उसको आप अलग कर लेते हैं। अब ये आर स्क्वायर उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, Q1 Q2 इधर आगे डिवाइड होगा। अब राइट साइड का यूनिट लिखें तो लेफ्ट का यूनिट आ जाएगा। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन है, आर का यूनिट मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, चार्ज का यूनिट कूलम है तो कूलम स्क्वायर, तो K का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। अब इस K की वैल्यू जो कैलकुलेट की गई उसका फॉर्मूला बनाया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम है। ये परमिटिविटी का मतलब ये है कि इट इज द मेजर ऑफ परमिशन गिवन बाय द मीडियम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हर मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को प्रोड्यूस करने की अपनी अपनी परमिशन देता है। इसका क्या मतलब है कि परमिशन अपनी अपनी देता है। मसलन आप इन चार्जेस को वैक्यूम में रखें, फिर आप इन चार्जेस को वाटर में रखें, आप मीडियम बदलेंगे तो आप देखेंगे कि फोर्स भी बदलती चली जाती है। इसका मतलब हर मीडियम फोर्स को प्रोड्यूस करने की अपनी अपनी परमिशन देता है। तो आप इसको फिर परमिशन क्यों नहीं लिखते, परमिटिविटी क्यों लिखते हैं? बेसिकली ये रेसिप्रोकल ऑफ परमिशन है। अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो इस फार्मूले से K की वैल्यू कम होती है, और अगर K की वैल्यू देखिए कम होती है तो फोर्स भी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि ये रेसिप्रोकल ऑफ परमिशन है या रिडक्शन फैक्टर है कि कितनी फोर्स कम होगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स कम होती चली जाएगी। इसीलिए इसे परमिटिविटी यहां कहा जाता है कि ये एक किस्म की परमिशन से रिलेटेड चीज है यहां पर। अब इसकी वैल्यू जो निकाली गई वो ये थी वैक्यूम के लिए। जब आप ये वैल्यू यहां पुट करें और 4 पाई से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल लें तो K का आंसर ये आता है। अब देखिए K और एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स ऑपोजिट हैं। इसका मतलब है कि अगर K के यूनिट्स ये हैं तो एप्सिलॉन नॉट के इसके ऑपोजिट होंगे। अभी जो K की वैल्यू है ये दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो मीडियम पर, क्योंकि हर मीडियम की परमिटिविटी डिफरेंट होगी। ये वैक्यूम की परमिटिविटी है और आपको मैंने बताया कि परमिटिविटी का यूनिट ये होता है क्योंकि वो K के यूनिट का रेसिप्रोकल है। तो मीडियम अगर बदलेगा तो हर मीडियम की परमिटिविटी बदल देगी, और जब परमिटिविटी बदलेगी तो फिर K की वैल्यू भी बदल जाएगी। दूसरा, K की वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है। ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है। अगर CGS सिस्टम हो जो कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम है तो उसमें मीटर की जगह अगर आप सेंटीमीटर लिखते हैं तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, और CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन की बजाय डाइन होता है, और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स के इक्वल होता है। तो K की वैल्यू भी बदल जाएगी अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदलेंगे। तो आपको पता लगा कि K एक तो डिपेंड करता है कि दो चार्जेस किस मीडियम में प्लेस्ड हैं, और दूसरा कि आप कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर रहे हैं। आया आप सिस्टम इंटरनेशनल यूज कर रहे हैं, या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम यूज कर रहे हैं, या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, या कोई और सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यानी चार्ज एट रेस्ट की क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं? वैसे तो बेशुमार एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हमारे कोर्स में आप पढ़ेंगे कि जो फोटोकॉपी मशीन है या जो इंकजेट प्रिंटर है वो चार्ज एट रेस्ट के रूल्स या असूलों से चलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, और ये कूलम लॉ को बुनियाद समझा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। एक बात याद रखिएगा कि ये जो कूलम लॉ है ये चार्ज एट रेस्ट के लिए है। अगर दोनों चार्ज मोशन में हो तो फिर कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये आपको अगले टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं होगा। जी, मेरा सवाल अब ये है आपसे कि कूलम्स लॉ अभी मैंने कहा पॉइंट चार्जेस के लिए है जिनका साइज उनके दरमियानी फासले की निस्बत कम होता है।
तो आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर ही क्यों एप्लीकेबल है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आती है। मैं इसकी डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये कॉमन सेंस से हमें कैसे पता लग सकता है कि k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इसका मैं हिंट भी दे देता हूं आपको कि ये 4 पाई जब यहां फार्मूले में लगता है तो ये r² के साथ आ रहा है। थोड़ा सा मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि ये वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों है। इन दो सवालों का आप जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया।